हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रन विद स्किल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। एक मिनट, जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है उसके टॉप 25 एमसीक्यू मैं आपको इकोनॉमिक्स के बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, तो आप मुझको कमेंट में इसके आंसर्स बता सकते हैं। ऑप्शन ए प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कंजप्शन, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट में मुझे इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए आपका, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इज एन इकोनॉमी इन शोज इन पीपीपी बाय। मतलब कि जो रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है इकोनॉमिक पीपीपी कर्व पे, वो किस तरीके से होती है। तो आंसर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, बी अनचेन पीपीसी होता है, सी राइटवर्ड शिफ्ट होती है, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमी। तो मतलब एक इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अनदर नेम क्या होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, द प्राइमरी अजम्पशन अबाउट द रिसोर्सेज वाइल ड्राइंग पीपीसी इज़। मतलब कि क्या एक प्राइमरी अजम्पशन होती है जब हम एक पीपीसी का ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, तो अब हमें पीपीसी के अजम्पशंस बताने हैं। जब हम पीपीसी कर्व ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला हमारा इसमें है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मतलब कि जो रिसोर्स होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। सेकंड, जो रिसोर्स हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट हो चुका है। ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अ पर्टिकुलर यूज़। मतलब कि रिसोर्सेज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए हैं, तभी हम उसको पीपीसी पर ड्रॉ करते हैं। रिसोर्सेज आर कंस्टेंट एंड गिवन। मतलब कि रिसोर्सेज हमें कंस्टेंट हो और गिवन हो तो उसको हम प्रेफर करते हैं। तो किसको हम, ये इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव नेचर इन इकोनॉमिक्स। तो किसका नॉर्मेटिव नेचर होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर देखिए कि ए क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस अल्टरनेटिव्स। मतलब कि दो अलग अलग अल्टरनेटिव्स की स्टडी है इकोनॉमिक्स। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड बी कंसीडर विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब किसका, और ये किसका स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, द गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न विद हाउ टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ये। ठीक है, और according to the estimate, in spite of the survey shortage, more than 10% of houses in India's and cities are vacant। मतलब कि किस तरीके से ये बताती है कि हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है 10% ऑफ हाउसेज में, और सिटी इंडियन की सिटीज़ में कितनी वैकेंट है, इसका स्टडी करती है। ये ऑप्शन नंबर डी, अकोमोडेशंस ऑफ रिफ्यूजीज इज स्पॉइलिंग अ बिग प्रॉब्लम ऑफ यूरोप, या इसकी स्टडी करती है। तो आप मेरे को बताइए किसका स्टडी करती है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो करती है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद
मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में हमें बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमी हैज़ अ होल, मतलब कि समग्र यानी कि होल इकोनॉमी का ये स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की ये स्टडी करती है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करती है, या नेशनल इनकम की। तो ये जो आपके हैं एक और ये तीनों आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल का स्टडी करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। कौन सी पॉजिटिव इकोनॉमिक की स्टेटमेंट है। तो गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस टैक्सेस, ओके। इन्फ्लेशन हर्ट्स द पुअर, ओके। हायर टैक्स रिड्यूस डिसोपेबल इनकम, ठीक है। अब है द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इक्वलिटी। तो कौन सा पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, हायर टैक्स रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो हायर टैक्स रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का, और इनमें से किसी एक सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में आपको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है विद एग्जांपल। तो आप इसे ज़रूर करके जाइएगा, और इसके साथ इसका जो पीपीसी कर्व होता है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस प्रेफर टू। देखिए मैंने कहा था ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें जो एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रेफर करती है। तो चॉइस ऑफ टेक्निक्स, चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये नन ऑफ दिस। तो इसमें से आप मेरे को बताइए क्या होता है। तो इसका आंसर जो है, एक मिनट, ओके। तो इसका आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई व्हेन, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब अप्लाई होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी राइज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, या यूटिलिटी इज़ नेगेटिव। तो कब होता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई। तो जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके पास 2 मार्क्स में इसमें पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप ज़रूर करके जाइएगा। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस होता है, तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वन कमोडिटी केस में, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, ओके। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन 0, फिर मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन 0, या है ऑप्शन डी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि जो अदर थिंग्स होती हैं वो रिमेनिंग कांस्टेंट होती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, डिमांड इंक्रीजेज विद प्राइस। जो डिमांड है जब बढ़ती है प्राइस के साथ बढ़ती है, ठीक है। ये डिमांड फॉल विद प्राइस, डिमांड फॉल विद प्राइस के साथ, डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, ये सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो
बी है वो करेक्ट हो जाएगा। डिमांड फॉल होती है प्राइस के साथ, ठीक है। इसका कैसे हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। जब देखिए, जब हमारे पास किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिमांड का लॉ चलता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेट ऑफ डिमांड। मतलब क्या हम डिमांड को डिटर्मिनेट नहीं करता। प्राइस ऑफ द गुड, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो क्या नहीं करता है, प्राइस ऑफ, तो देखिए क्या नहीं करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्राइस ऑफ इनपुट्स का प्राइस जो है वो डिटर्मिनेट नहीं करता डिमांड में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, विच व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि जब दो गुड्स सब्स्टिट्यूट होती हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में तो डिमांड कैसी होती है, तो डिमांड इज पॉजिटिव। ओके, तो डिमांड इज पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक द डिमांड कर्व इज। मतलब जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व क्या होता है आपका, डिमांड कर्व आपका वर्टिकल होता है। ओके, किस तरीके से होता है आपका डिमांड कर्व वर्टिकल, तो डिमांड कर्व आपका वर्टिकल किस तरीके से होता है, ये देखिए जब आप डिमांड कर्व बनाते हैं तो आपका डिमांड कर्व वर्टिकल होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। मतलब कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होती है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू डिमांड, सप्लाई टू डिमांड से रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम टू डिमांड, या नन ऑफ द अबव। तो सब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस, यानी कि जो डिमांड है वो प्राइस की मदद से चेंज होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो मेजर करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ 10% फॉल इन प्राइस कॉस्ट 10% राइज इन डिमांड इलास्टिसिटी इज। तो अगर आपके पास देखिए क्या कह रहा है कि 10% आपका फॉल हो गया प्राइस की वजह से, तो और वो डिमांड आपकी उससे बढ़ गई है, ठीक है। प्राइस कम हुआ तो डिमांड आपकी बढ़ गई है, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी आपकी, तो इलास्टिसिटी आपकी क्या होगी, इक्वल, यानी कि इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपकी इलास्टिसिटी इस तरीके से होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जो ई आपका फॉर्मूला होता है ईडी का आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10% हमने लिखा, उसके बाद नीचे 10% और 10 इज इक्वल्स टू 1, तो आपका इलास्टिसिटी 1 आ जाएगी आपकी। ओके, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, तो आपको इसका कर्व भी ध्यान में रखना है बच्चों। तो मैं आपको इसका बता देती हूँ। इसका कर्व आपका इस तरीके से बनेगा, ये देखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है। आपका वर्टिकल कर्व इस तरीके से बनता है, तो इस तरीके से ये बनेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन अब आगे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज़ इनइलास्टिक डिमांड। मतलब इनमें से कौन से गुड्स की इनइलास्टिक डिमांड होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी कार, ऑप्शन नंबर सी एसी कंडीशनर, ऑप्शन नंबर डी फर्नीचर। तो इनइलास्टिक डिमांड किसकी होगी, ऐसी चीज़ की इनइलास्टिक डिमांड होती है जैसे कि कोई रोटी, कपड़ा या सॉल्ट, इन सब की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक्स होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज इन द प्लूरल सेंस टू मीन, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स को अगर हम प्लूरल सेंस में समझे तो वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, द साइंस ऑफ एवरेज, द मेथड्स ऑफ एनालिसिस, द थ्योरेटिकल स्टडी। तो क्या कहलाता है, ये एक न्यूमेरिकल फैक्ट कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स का मेन फंक्शन है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा, अवॉइडिंग डाटा कलेक्शन, हिडन फैक्ट्स, या नन ऑफ दिस अबव। तो नन ऑफ दिस अबव तो नहीं होगा, और तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स की सीमा नहीं है इनमें से, इट डील विद एग्रीगेट ओनली, नहीं ये सही है, इट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा, इट रिक्वायर एक्यूरेसी, इट कैन बी मिसयूज्ड। तो ये तीनों ही आपके और सही हो जाएंगे, बट जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डाटा को मेजर नहीं कर पाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया था जो 3 मार्क्स में आता है, और आपको ये ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो गुण होते हैं ये उनको मेजर नहीं कर पाती है। किसी की फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी की ईमानदारी हो सकती है वो, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो इस चीज़ को मेजर कर ही नहीं पाती है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो ये स्टडी नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिकल इंक्वायरी इज़, मतलब कि हम अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम उसमें, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या एनालिसिस ऑफ डाटा। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप बताइए मेरे को। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो डाटा किस में है, ठीक है, कि वो किस, जो आपके 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं ना, तो उसमें हम आपको क्लासीफाई करेंगे अपने डाटा को, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसमें एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें कमी उसमें दिख रही है तो उसका ठीक करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है, द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ आर नोन हैज़, मतलब जो डाटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ, तो वो कौन सा डाटा होता है, तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ग्रुप्ड डाटा, या रो डाटा। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्राइमरी डाटा, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने आप डाटा को कलेक्ट करता है। इसके मार्क्स में भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों में आपको इसमें डिफरेंस आ जाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये काम करना होता है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये मिसकरेक्ट हो गया है, 24 है ये, ठीक है। क्या कहता है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम जर्नल्स, वेबसाइट एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आर, मतलब कि जो डाटा हम किसी जनरल वेबसाइट से या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की मदद से लेते हैं तो वो कौन सा डाटा कहलाता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डिराइव डाटा, या अनऑर्गेनाइज डाटा। तो वो डाटा कहलाता है आपका सेकेंडरी डाटा, क्योंकि जब कोई रिसर्चर किसी दूसरे इन्वेस्टिगेटर या रिपोर्टर की या रिसर्चर की डाटा का प्रयोग करता है अपने डाटा को शो करने के लिए, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए जो हम किसी डाटा को जनरल वेबसाइट से, गवर्नमेंट रिपोर्ट से कलेक्ट करके अपना डाटा बनाते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है, ठीक है। तो ये आज आपका हो जाएगा, आज के क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।